तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं अब हम संपूर्ण हिंदी पेडागोजी की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और टॉपिक बताने के बाद फिर मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे कि आज आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, अभी भी चैट 65 दिखा रहा है शुरू से लेकर अभी तक, तो पता नहीं क्या हो गया यूट्यूब के अंदर, फिर से अटैक नहीं हो गया साइबर का, भगवान न करे ऐसा कुछ भी हो। तो पता नहीं क्या हो रखा है, शायद आज ऐसा कुछ नहीं है, साइबर तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, यूट्यूब वाले इसके ऊपर कुछ संज्ञान ले और इस चीज को सोल्व करे जो भी कुछ हो रखा है। लेकिन कल तो कंफर्म था, साइबर था जो भी था। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाषा के बारे में बात करते हैं। जी मैं ठीक हूँ, आई होप सब ठीक होंगे। हाँ जी, हाँ भगवान का तो सहारा है जी। ठीक है, हाँ खांसी नहीं होगी, ठीक, अभी खांसी लंबे टाइम तक चलेगी, लेकिन आपकी क्लास प्रॉपर चलेगी। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। अब देखिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे भाषा से भर भर के आएंगे, क्योंकि भाषा ही आपके एग्जाम में आनी है। अब भाषा से संबंधित जो जो पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण थे वो सब मैं लेकर आया हूं। ये आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसके पैटर्न पर आधारित है। कुछ मैंने आपके बुक से संबंधित जो पॉइंट है वहां से लिए, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहां से आपके लिए। एक एक पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, किसी भी पॉइंट को आप लोग मिस मत कर देना। ठीक है, एक भी पॉइंट को मिस करा तो समझो आपका एक क्वेश्चन मिस हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो आपका भाषा से पूछा जाएगा। अब एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं भाषा की, तो पहला पॉइंट ये आता है कि भाषा क्या होती है। तो देखिए भाषा से हम लोग क्या काम करते हैं, भाषा से हम लोग करते हैं कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई भाषा से ही तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और आप लोग भाषा के माध्यम से मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो भाषा क्या होती है, भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक होती है। ठीक है भाई, मैं बोल कर ही तो अपने विचारों को प्रदान कर रहा हूं आप लोगों के सामने। उसके अलावा जो भाषा होती है वो यादृच्छिक होती है। अब आपके सीटेट के एग्जाम में ये वर्ड आ गया यादृच्छिक होती है। अब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए, क्या यादृच्छिक क्या होता है। तो यादृच्छिक का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, यादृच्छिक का क्या मतलब होता है, स्वतंत्र होता है, कि भाषा स्वतंत्र होती है, कि भाषा को कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी प्रकार से भाषा का यूज कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए भाषा को स्वतंत्र माना गया, यादृच्छिक माना गया। तो ऐसे वर्ड को जो इस बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, बड़े डिफिकल्ट वर्ड दे दिए, लेकिन जब आप लोग आज की पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको डिफिकल्ट वर्ड की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो भाषा क्या होती है, यादृच्छिक होती है, स्वतंत्र होती है, ये बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा भाषा के माध्यम से भी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हम अपने विचारों का क्या काम करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, प्रकट करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और चिंतन भी करते हैं। ये पॉइंट आपके एग्जाम में आया। भाई भाषा का और चिंतन का क्या संबंध होता है, बड़ा गहरा संबंध होता है, पॉजिटिव संबंध होता है। अब आप लोग ये बताइए, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, तो भाषा का प्रयोग करते हुए मेरे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, चिंतन चल रहा है। क्या बिना चिंतन करे मैं कुछ भी आपको बोल सकता हूं? अगर मेरे माइंड के अंदर चिंतन सही नहीं चल रहा तो भाषा के सही शब्दों का यूज हो पाएगा? ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो चिंतन और भाषा का जो क्या होता है, बड़ा गहरा संबंध देखने को मिलता है। चिंतन क्या होती है, चिंतन मैंने क्या बताया था आपको, जब भी समस्या आती है आदमी के पास, व्यक्ति के सामने जब भी समस्या आती है तो उसके सामने चिंतन होना स्टार्ट हो जाता है, और आदमी जो चिंतन करता है वो हमेशा अपनी भाषा के में करता है। अब आपके सामने मैंने कह दिया कि भाई जो सीटेट का एग्जाम है उसको आप लोग कैसे पास करोगे, तो आपके सामने समस्या आई, समस्या के बाद आपने अपना चिंतन करना स्टार्ट करा, तो चिंतन आप लोग किसके अंदर करोगे, चिंतन आप लोग अपनी भाषा के अंदर करोगे, अपनी भाषा के माध्यम से करोगे। अरे यार सचिन सर की डेली 8 बजे क्लास देखेंगे, इनके नोट्स को निचोड़ कर पढ़ जाएंगे, और ठीक है इस तरीके से ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोग समझे जो चिंतन होती है और भाषा होती है उसका बड़ा गहरा संबंध देखने को मिलता है। अगर मैं चिंतन ना करूं और सिर्फ भाषा का प्रयोग करता जाऊं और मेरे सही शब्द ना निकले, मैं बोल दूं डेली गधों की तरह 8 बजे आ जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो चिंतन में कर कुछ रहा हूं और भाषा मेरी कुछ और प्रयोग कर रही है, तो 10 गालियां मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दे दोगे। ठीक है, तो समझ रहे हो, भाषा और चिंतन का गहरा संबंध होता है, बड़ा पॉजिटिव संबंध होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला पॉइंट आपका कि भाषा अस्थिर होती है। अब एग्जामिनर भाई साहब बहुत चालू था, उसने एग्जाम में दे दिया कि भाषा स्थिर होती है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या भाषा स्थिर होती है? नहीं, भाषा अस्थिर होती है, यानी कि भाषा में चेंज होता रहता है। आप लोग हर 10 किलोमीटर दूर जगह चले जाओ, 20 किलोमीटर दूर जगह आपकी बदलती रहेगी, आपको भाषा में भी क्या देखने को मिलता रहेगा, बदलाव देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, हर जगह पर आपको 10-20 किलोमीटर दूर जगह जाओगे, बदलाव देखने को आपको मिलता रहेगा। या फिर आप लोग प्राचीन टाइम से देखोगे और अभी तक मैं आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आपको जो भाषा का जो प्रारूप है, ठीक है, वो आपको बदलता हुआ, आपको दिखता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, तो भाषा को हम लोग ये नहीं कह सकते कि भाषा जो स्थिर होती है। भाषा क्या होती है, अस्थिर होती है, भाषा में चेंज देखने को मिलता रहता है। यहां पर एग्जामिनर ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया था, उसने भाषा को स्थिर माना, जबकि भाषा अस्थिर होती है, भाषा में चेंज देखने को मिलता रहता है। ये बात आप लोग समझ गए। उसके अलावा भाषा अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। अर्जित कैसे, जो भाषा के अंदर जो हमारी मातृभाषा होती है उसको हम अर्जित कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम अपनी फैमिली से अनुकरण करके अर्जित कर लेते हैं। और उसके अलावा सीखा हुआ व्यवहार भी है। अगर हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, जैसे इंग्लिश सीखनी है या फिर चाइनीज सीखनी है, कोई भी दूसरी भाषा सीखनी है, तो उसको हम सीखते हैं, अधिगम करते हैं उसका, तो सीखा हुआ व्यवहार भी है भाषा हमारी जो है। ठीक है, इन सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से देख लेना, यही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, उसके अलावा और पॉइंट देखते हैं इसके बारे में।
जो बच्चों के जो स्कूल की जो भाषा होती है और जो घर की भाषा होती है, घर की भाषा कौन सी भाषा होती है? जो घर की मातृभाषा होती है। तो दोनों ही भाषा में, बच्चों के स्कूल की भाषा में और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? समरूपता होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। वरना बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, घर के अंदर जो उसकी मातृभाषा है वो अलग है और स्कूल वाली भाषा अलग है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाएगा क्लासरूम के अंदर, अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, तो वहां पर बच्चे के अंदर हीन भावना आ जाएगी, बच्चा चुप चुप सा रहना शुरू कर देगा। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चे की स्कूल की भाषा और जो बच्चे की जो मातृभाषा है उसके अंदर गहरा संबंध बनाना चाहिए एक टीचर को। यहाँ पर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो दोनों ही भाषा के में जो उसकी मातृभाषा होती है और जो उसकी जो स्कूल की भाषा होती है उसमें समरूपता देखने को मिलनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि जो भाषा होती है वो सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, जो कल्चरल एक्सपीरियंस होते हैं उस पर आधारित होती है, जो आपकी भाषा होती है। अब देखिए, जो हमारा देश है वो अलग अलग विविधताओं से भरा होता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं। आप लोग भी जितने वीडियो देख रहे हो अलग अलग भाषाओं के लोग आप लोग भी होंगे। ठीक है, तो अलग अलग जब भाषाओं वाला देश है, अलग अलग धर्मों का लोग है, धर्म के लोगों का जो देश है, तो अलग अलग कल्चर भी हमारे देश के अंदर है। तो जो अलग अलग कल्चर है हमारे देश का, तो उसका प्रभाव भी भाषा पर अलग अलग पड़ेगा। तो इसलिए जो संस्कृति होती है हमारे देश के अंदर, जो अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, उसका प्रभाव भी हर बच्चे की जो भाषा होती है उस पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो संस्कृति होती है उसका प्रभाव हर बच्चे की भाषा पर अलग अलग पड़ता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, अगले और क्या पॉइंट लिखे हुए कि भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश, इसके ऊपर नजर डालो। ये बहुत पॉइंट आता है कि भाषा समृद्ध परिवेश या प्रिंट समृद्ध परिवेश। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आता है आपका कि भाषा समृद्ध परिवेश महत्वपूर्ण होता है। कि भाषा सीखने के लिए जो भाषा समृद्ध परिवेश क्या होता है भाई आपका। अब देखिए, आप लोगों ने अपने आसपास में क्या देखा होगा, भाषा समृद्ध परिवेश आपको देखने को मिलेगा। भाषा समृद्ध परिवेश क्या होता है, बड़े बड़े बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। आजकल पता है कौन से बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, अभी आपका इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो नेताओं के बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, यूं हाथ खड़े हुए, जुझारू, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और पता नहीं दुनिया भर की लाइन उनके नीचे लिखी हुई है। ठीक है, और आपका नेता नहीं, आपका बेटा आया हो, ठीक है, ईमानदार और छवि योग्य वाले नेता को अपना वोट देकर, कीमती वोट देकर अपने बेटे को विजय बनाइए। तो इस तरीके के बड़े बड़े स्लोगन लिखे होते हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके के स्लोगन लिखे होते हैं बोर्ड के ऊपर, ये बहुत होर्डिंग्स लगी होती है, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होर्डिंग्स हमारी इंडिया के अंदर लगी होती है जहां तक मेरी नॉलेज है, और भी जगह लगी होती है। ये जो चार्ट्स लगे होते हैं या जो डायरेक्शन वाले जो हमारे यहाँ पर जो डायरेक्शन वाले बोर्ड लगे होते हैं कि दिल्ली 10 किलोमीटर दूर है या जो एरिया है ये 5 किलोमीटर दूर है, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, तो ये सब क्या है, ये भाषा से समृद्ध परिवेश देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये भाषा से समृद्ध परिवेश है, बच्चा इनसे भी दुनिया भर की चीजें सीखता है। जो बोर्ड पर चीजें लिखी हुई है, जो चार्ट पर चीजें लिखी हुई है, जो वहां पर भी क्या चीज देखने को मिलती है, वहां पर भी भाषा जो है बिखरी हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये भाषा से समृद्ध परिवेश आपका। तो ये भी भाषा सीखने के लिए क्या होता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण आपका फैक्टर होता है। ये भी आप लोग समझ गए। ठीक है, तो ये जो पोस्टर लगे होते हैं नेताओं को भी, तो वैसे तो काम आते नहीं है नेता किसी के, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा सीखने के लिए थोड़ा बहुत काम आते हैं, नजर पड़ी जाती है कि अरे देखो ये कालू सा कौन खड़ा है, अच्छा उसके नीचे कुछ लाइन लिखी होती है, जुझारू, ईमानदारू, कर्तव्यनिष्ठ करके, तो कुछ ना कुछ 2-3 स्लोगन याद हो ही जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। देखिए, भाषा जो है एक नियम से सीखी जाती है। अगर मैं मातृभाषा को छोड़ दूं तो मातृभाषा तो बच्चा अनौपचारिक रूप से भी सीख लेता है, सॉरी औपचारिक अनौपचारिक दोनों से सीख लेता है। लेकिन अगर मैं दूसरी भाषा को सीखने की बात करूं तो एक नियम से बच्चा सीखता है। अगर मातृभाषा को मैं छोड़ दूं तो भाषा को एक नियम से सीखा जाता है। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है और भाषा व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था है। ठीक है, भाषा के माध्यम से हम क्या काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर मेरी भाषा ही नहीं होगी तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा भाई आप लोगों को। तो जितनी भी व्यवस्थाएं है उन सबकी भी व्यवस्था किसको बताया गया है, भाषा को उन सबकी व्यवस्था बताया गया है। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। आगे देखते और पॉइंट क्या दिए हुए। अगला दिया हुआ है कि जितनी भी भाषा होती है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जितनी भी XYZ भाषा होती है, तो सभी का अपना क्या होता है, ग्रामर होता है, सभी का अपना व्याकरण होता है, जिसकी हेल्प से उस भाषा को सीखा जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके अलावा प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, यह जरूरी नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यह जरूरी नहीं है कि हर भाषा की अपनी एक लिपि हो। जैसे अगर बात करूं मैं रोमन लिपि की बात करूं, ठीक है, XYZ कोई भी आप लिपि ले लो, तो रोमन लिपि के अंदर इंग्लिश लिखी जाती है, फ्रेंच लिखी जाती है, जर्मन लिखी जाती है। तो एक लिपि के अंदर कई सारी भाषाएं लिखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाषा होती है और जो लिपि होती है, इनका कोई भी संबंध नहीं पाया जाता। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि हो, यह जरूरी नहीं है, इनका कोई संबंध आपस में नहीं पाया जाता। यह पॉइंट आपका क्लियर हुआ। लिपि क्या होती है, लिखने का तरीका। ठीक है, भाषा को लिखने का तरीका आपका लिपि होती है। तो दोनों में क्या पाया जाता है, संबंध नहीं पाया जाता। ये जरूरी नहीं है कि अपनी भाषा की प्रत्येक लिपि होगी। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। लिपि वाला तो बहुत पूछता है एग्जामिनर आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएंगे तो आपका डाउट ये क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि हिंदी भारत की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अब देखिए, यहां पर बहुत विवाद होता है हमारे देश के अंदर, इस पर बहुत विवाद हुए। बेसिकली यहाँ पर ये इसको जो होता है कानून है, इसको लाया भी गया। लेकिन जो हमारे साउथ के जो स्टेट है, दक्षिण भारत के राज्य है, वहां पर विवाद हुआ, काफी लोगों की इसके अंदर मौत भी हुई। ठीक है,
पर विवाद हुआ, काफी लोगों की इसके अंदर मौत भी हुई, ठीक है। तो ये बेसिकली कानून तब का दबा ही हुआ है, ठीक है, और ये कभी मेरे ख्याल से आएगा भी नहीं, क्योंकि बेसिकली जब भारत अलग अलग विविधताओं वाला जो भाषा वाला जब राज्य है, तो किसी एक भाषा को मान्यता देना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो प्रायोरिटी जो दी जाती है वो हमेशा मातृभाषा को दी जाती है। भाई जिस प्रदेश की जो भी भाषा है, जो मातृभाषा है, उसको महत्व दिया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो हिंदी भाषा है वो हमेशा आपको ध्यान रखनी है, वो कभी भी राष्ट्रभाषा आपकी नहीं है, ना ये पहले बनी थी और ना आज की डेट के अंदर है। कुछ लोगों को अभी भी ये कंफ्यूजन होती है, जैसे अजय देवगन को हो गई थी। अजय देवगन ने ट्विटर पे लिख दिया कि जो साउथ के जो एक सुपरस्टार है किच्ची साहब है, कि किच्ची साहब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब अजय देवगन को पता ही नहीं भाई साहब कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ही नहीं, हिंदी सिर्फ हमारी राज्य भाषा है। और ये क्वेश्चन आपके जो हिंदी पिछला सीटेट हुआ उसमें भर भर के क्वेश्चन आया, तो आप लोग समझ गए हिंदी सिर्फ हमारी राजभाषा है, ना कि हमारी राष्ट्रभाषा है। बताओ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। तो यहां तक ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। उसके अलावा जो हमारी जो भाषा होती है, ठीक, कोई भी हमारी भाषा हो, तो जो हमारी भाषा होती है वो आपकी सभी सब्जेक्ट के, ठीक है, वो सभी विषय के क्लासरूम में पाई जाती है। भाई अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ेगा तो वहां पर आपको भाषा देखने को मिलेगी, कोई बच्चा सोशल साइंस पढ़ेगा वहां पर आपको भाषा देखने को मिलेगी। क्या बिना भाषा के किसी सब्जेक्ट को पढ़ा या पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए सभी क्लासरूम में आपको भाषा देखने को मिलेगी, ठीक है, वहां पर भाषा की उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसलिए कहा गया है कि सभी भाषाओं के सभी सब्जेक्ट के केंद्र में किसको माना गया है? तो सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों के केंद्र में किसको माना गया है? भाषा को सभी सब्जेक्ट के केंद्र में माना गया है। ये बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपके भाषा से संबंधित है, अभी ये खत्म नहीं हुए, अभी देखते जाइए आप लोग। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट आपके जो पिछली बार आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए, हालांकि आज से पहले नहीं पूछे जाते थे, बट पिछली बार भर भर के आपके पूछे गए। पॉइंट आपका दिया हुआ है कि जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी हुई है। अब ये 22 की 22 भाषाएं आपको याद करनी है, इसके अंदर से किसी एक भी भाषा को मत छोड़ देना, क्योंकि पिछली बार एग्जामिनर ने दे दिया कि बतिया निम्नलिखित में से कौन सी 22वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। अगर आपको 22 भाषा याद है तो आप लोग आंसर लगा दोगे। तो उसमें बोडो पूछ लिया था, ठीक है, तो बोडो सही आंसर था, तो 22 की 22 याद कर लेना, बड़ा आसान है 22 भाषा याद करने का। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 भाषा है जो हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर है, और ये 22 की 22 आपको याद करनी है। जैसे पिछली बार आपको बोडो दे दिया था, इस बार आपको कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये 22 भाषा हो गई जो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा कुछ हमारी शास्त्रीय भाषा है, ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा जिनके ऊपर एक बार आप नजर डाल लीजिए, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और आपकी उड़िया, ठीक। तो यहां तक आपकी भाषाओं के बारे में जो जो पॉइंट थे वो मैंने यहां पर आपके क्लियर कर दिया। अब जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोग उठाओगे और भाषाओं से संबंधित जो आपका क्वेश्चन आएगा वो लगभग आपका यहां से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट हुए आपके भाषाओं से संबंधित। अब क्वेश्चन आंसर यहां पर आपके प्रैक्टिस कराता हूं और आंसर देना आप लोग अब खुद से, ठीक। अब जैसे क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसका आंसर आप लोग दीजिए। देखिए क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है। क्वेश्चन आपको नेगेटिव पूछा है तो आंसर भी आप लोगों को नेगेटिव देना है। तो देखते हैं भाई नेगेटिव आंसर। सॉरी, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। मैंने क्या बताया, क्या प्रत्येक भाषा की लिपि होती है? क्या भाषा और लिपि के अंदर संबंध पाया जाता है? नहीं पाया जाता। तो प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, ये पॉइंट तो गलत है, ठीक है, यानी नेगेटिव है। तो नेगेटिव का भाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है, ये बात मैंने आपको शुरू में बता दी। और भाषा प्राथमिक रूप से क्या होती है? मौखिक होती है, ये बात भी मैंने आपको शुरुआत में बता दी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला आंसर आपका यहां पर गलत है कि प्रत्येक भाषा के लिए लिपि होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका थोड़ा तेज कर दे, गर्मी लग रही है। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, जिसको मैं आपको शुरू से ही कह रहा था कि ये 22 भाषा को आप लोग याद कर लेना कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी इसमें से 22 भाषाओं में शामिल है। तो देखिए सीधा आंसर लगा देना, टाइम आपका बच जाएगा। बोडो इसके अंदर 22 में से, बोडो आपकी 22 भाषाओं में आपकी शामिल है बोडो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाषाओं से संबंधित आई होप आपके सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसके ऊपर नजर डालिए। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि भाषा से क्या अभिप्राय है? बताइए आप लोग, क्या भाषा विज्ञान की व्यवस्था है? बिल्कुल नहीं। भाषा जितने भी आपके सब्जेक्ट है, चाहे विज्ञान हो, चाहे आपका मैथ्स हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, सभी की व्यवस्थाएं होती है, बल्कि व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होती है जो भाषा होती है, ठीक है। देखो दूसरा ऑप्शन यार बिल्कुल आ गया, जिस बात के लिए मैं भी कह रहा था कि भाषा व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होती है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। भाषा विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था होती है? बिल्कुल नहीं। भाषा अक्षर और ध्वनियां होती है? नहीं। भाषा का तो खुद का अपना एक व्याकरण होता है, तो खुद का जब व्याकरण होता है तो व्याकरण का सिर्फ आपके 2 पार्ट अक्षर और ध्वनियां होती है, ये तो एक छोटा सा पहलू हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड आंसर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? ये भाषा से ही संबंधित आपका क्वेश्चन है। देखिए यहां पर आपको एक कथन दिया हुआ है, इसको कथन के ऊपर एक बार नजर डालते हैं
कथन आपको दिया हुआ है कि ए और बी पर विचार करते हैं भाई विचार, कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से जुड़ी हुई है। देखो आगे ना भाषा और चिंतन का संबंध, मैंने क्या कहा था, दोनों का कैसा संबंध होता है, दोनों का बड़ा पॉजिटिव संबंध होता है, भाषा और चिंतन का जो संबंध होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि भाषा चिंतन प्रक्रिया से कैसे होती है, जुड़ी रहती है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल आपका ये जो कथन आपका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि जो भाषा होती है और संभाषण की जो संरचना होती है, जो कम्युनिकेट करने की संरचना होती है, जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं तो कर ही नहीं पा रहा, मैं बोलता जा रहा हूं, ठीक है। तो कम्युनिकेट करने की संरचना और संभाषण कार्यों का अभ्यास करने में मदद भी करती है। बिल्कुल सही बात है भाई, भाषा के माध्यम से तो हम कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो संभाषण की संरचना करने में और संभाषण कार्यों का प्रैक्टिस करने में मदद कौन करती है, भाषा करती है। तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा, कथन आपका सही हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ही सही है। तो